अब है हमारे पास फुलेरोग्राफी। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, फुलेरोग्राफी इज अप्लाइड वोल्टामीट्री। वोल्टामीट्री जो कुछ था वो वही फुलेरोग्राफी है, पूरा वही है। मतलब जो थ्योरी वोल्टामीट्री की थी वही फुलेरोग्राफी की है। और टेक्निक्स भी होती हैं। वोल्टामीट्री की जो थ्योरी है उसकी वजह से सिर्फ फुलेरोग्राफी नहीं इस्तेमाल टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं, बल्कि और भी है, वो कोर्स में नहीं है। तो जब भी समझना है फुलेरोग्राफी क्या चीज़ है, अप्लाइड वोल्टामीट्री और भी और टेक्निक्स भी हैं, ठीक है। 12 तो फुलेरोग्राफी का जो सेटअप है उसको हम कहते हैं ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड। अब मैं बनाऊंगा सही तरीके से सब कुछ। अभी दिमाग में तुम लोगों के सब चीज़ों के काम आ गए पहले, फिर तुम लोगों के पास सारी टर्मिनोलॉजी जो इस्तेमाल होंगी इक्वेशन और ग्राफ में वो समझ में आ गई। अब ये भी समझ में आ जाएगा, फुलेरोग्राफी खत्म। तो सबसे पहले हमारे पास नाम से जाहिर है वर्किंग इलेक्ट्रोड का नाम लिखा हुआ है, ये मैंने। वर्किंग इलेक्ट्रोड कौन है? ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड, यानी जो काम होगा रिडॉक्स रिएक्शन का, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का, जो भी काम होगा, केमिस्ट्री होगी, वो सारी इस पर होगी, इस इलेक्ट्रोड पे होगी। तो ये कैसा होता है, पहले यहाँ बनाता हूँ, यहाँ ग्राफ बनाऊंगा, यहाँ इक्वेशन बनाऊंगा। ये कुछ इस तरीके का होता है। एक कप होता है ऐसे करके, थिसल फनल लगा, तुम लोगों ने देखा हो थिसल फनल, तो ये उस तरीके का होता है। यहां पर मरकरी भर देते हैं, ठीक है। और एक कप 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 समझते हो, कप कप होता है, और ये कप होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ऊपर से ये बंद होता है, ठीक है। ये कप इस तरीके का बन गया। एनालाइट अंदर होगा बंद, देखो सील होगा रबड़ से, अंदर एनालाइट है, ये एनालाइट है। एनालाइट डालने से पहले क्या करोगे? एनालाइट डालने से पहले क्या करोगे? सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट डाल दोगे और फिर इसको बंद सील कर दोगे, बिल्कुल KCl है, ठीक है। फिर इसके बाद इधर से हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड आएगा, इधर से हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड आएगा, और इधर से हमारा ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड आएगा। समझ में आ गया? डायग्राम समझ में आ रही है? ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड, ये इतनी कोई बारीक ट्यूब होती है, इतनी कोई बारीक ट्यूब होती है कि इसका साइज होता है 10 से, इसका साइज क्या होता है? इसका साइज होता है 20 से 50 माइक्रोमीटर। क्या होता है इसका साइज? 20 से 50 माइक्रोमीटर, इतना कोई बारीक होता है ये, ठीक है। और हमारे पास ये जो इसका साइज बारीक होने का मकसद ये होता है कि जो मरकरी का कतरा निकल रहा है वो थोड़ा 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 करके निकले, अचानक से ना निकले बहुत सारा। मरकरी का जो ड्रॉप है उसका वेट और उसका टाइम, ये दोनों के दोनों क्या हो? कम, अचानक से ना निकले कम टाइम में, और ना बहुत बड़ा करके निकले, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास इधर एक सुराख होता है, और उस सुराख में एक पाइप होता है, और फिर इधर भी एक सुराख होता है, उस सुराख में भी क्या होता है? पाइप होता है। एक जगह से नाइट्रोजन डाली जाती है एनालाइट में, नाइट्रोजन गैस बबलिंग होती है उसकी, और फिर दूसरी जगह से वो गैस बाहर निकल रही होती है। क्यों सारी बातें बात की, अभी कंस्ट्रक्शन पर है। इसकी हाइट क्या होती है? इसकी हाइट होती है 10 से 15 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी होती है कैपिलरी की? 10 से 15 सेंटीमीटर। और आप अगर मरकरी को बहुत ज्यादा हाइट में भर दोगे इस रिजर्वॉयर में, इस टैंक में, अगर आप क्या कर दोगे, बहुत ज्यादा भर दोगे, तो मरकरी का जो ड्रॉप का वेट है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक हो जाएगा ड्रॉप। और अगर तो ये आप कम कर दोगे तो फिर उसका ड्रॉप क्या हो जाएगा? कम, ठीक है। तो ये एक लिमिटिंग फैक्टर है, कंट्रोल कर सकते हो तो मरकरी के ड्रॉप के वेट को, और टाइम को भी। ज्यादा भर दोगे टैंक को तो फिर टाइम भी कम हो जाएगा, जल्दी निकलेगा ये। और अगर कम कर दो, यानी कि मरकरी के ड्रॉप का साइज यानी उसका वेट और उसका टाइम, ये दोनों हमारे हाथ में, ठीक है। यानी इक्वेशन में अगर हम इन चीजों को देखें हम समझ जाएंगे, ठीक है। यानी देखो इक्वेशन कितनी बड़ी होगी इसकी, कितनी चीजें आएंगी उसमें, देखना भी, ठीक है। फिर इसके बाद अब इसका सर्किट है, इसके बाद इसका सर्किट है, कौन सी चीज किस चीज से कनेक्टेड है, ठीक है। वो बाद में बताऊंगा, यहाँ नहीं बता रहा है, जगह नहीं है, बाद में बताऊंगा वो। बहरहाल फिर अब आता है हमारे पास ग्राफ। कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई, अब वर्किंग पे आ जाओ। नाइट्रोजन गैस इसलिए डाली, आपको अपने एनालाइट में या आपको अपने सॉल्यूशन में एयर नहीं चाहिए,
मरकरी इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कोरोड हो जाती है, तो उस पर कोई काम नहीं होगा। अगर उस पर ऑक्सीजन की लेयर आ गई ना, ऑक्साइड की लेयर आ गई, तो फिर कोई काम नहीं होगा, कोई प्रकरण नहीं मिलने वाला हमको डिफ्यूजन। इसीलिए हम एयर को एस्केप बाहर निकालने के लिए नाइट्रोजन गैस डालते रहते हैं। वजह समझ आ गया नाइट्रोजन गैस की, वरना आपका मरकरी का इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास जो है इस के अंदर जो ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड था और रेफरेंस इलेक्ट्रोड था, वो वोल्टेज और करंट मेजर कर रहे हैं। डिवाइसेस में आपके पास करंट की रीडिंग भी आ रही है और वोल्टेज की रीडिंग भी आ रही है। अब आपने वोल्टेज किया लेट्स सपोज 2 मिली वोल्ट, 2 मिली वोल्ट पे करंट आ गया, वो यहाँ पे आपने लिख लिया। फिर आपके पास आपने करंट से आपने वोल्टेज चेंज किया, 2 से 2.1 किया, 2.2 किया, 2.3 किया, चेंज करते रहे। करंट की जो रीडिंग आती थी वो आप लिखते रहे, फिर आपने इसको उठाया और फेंक दिया। काम नहीं है अब इसका, आपको सिर्फ रीडिंग से काम था। इस पूरे का सेटअप का मकसद ये था, वोल्टेज चेंज करते रहे, करंट की वैल्यूज आ गई, कचरा है ये सब कुछ। अब आप ग्राफ बनाओगे, ये आ गया करंट, ये आ गया वोल्टेज। अब देखो ग्राफ से इक्वेशन, इक्वेशन से कैलकुलेशन। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, जब आपका वोल्टेज 0 होगा यानी इधर, तो करंट की कोई ना कोई वैल्यू तब भी होगी, सब ने बोला, ड्यू टू चार्जिंग करंट, ड्यू टू हेल्महोल्ट्ज लेयर। ठीक है, तो वो वोल्टेज आप इंक्रीज कर रहे हो, क्या होगा, एक वक्त आएगा, वेरी गुड, तुमने वोल्टेज दिया, अचानक से क्यों नहीं आया, थोड़ी देर बाद इसलिए आया क्योंकि वोल्टेज जब तुम देना शुरू करते हो, तुम्हारा जो एनालाइट है, लेट्स सपोज नाम लो Fe+2, वो कह रहा है मैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेकर डिपॉजिट हूंगा, मैं इलेक्ट्रॉन्स लेकर डिपॉजिट नहीं होगा जब तक कि मुझे इतना वोल्टेज ना मिल जाए। तो करंट भी नहीं आएगा, डिफ्यूजन करंट भी नहीं, कह रहा मैं इलेक्ट्रॉन दे रहे हो मैं लूंगा ही नहीं, मुझे तो इतना वोल्टेज चाहिए तब मैं इलेक्ट्रॉन लूंगा। तो वो जो करंट है यानी आयरन का डिफ्यूज करना, यानी इलेक्ट्रॉन्स को लेकर अपना को डिपॉजिट करना, फिर पीछे से और का आना, डिफ्यूजन करंट एक कतार का बनना। डिफ्यूजन करंट उस वक्त होगा जब उसको क्या मिलेगा, एक खास वोल्टेज मिलेगा जो कि कैरेक्टरिस्टिक होता है हर आयन का। तो बहरहाल फिर उसके बाद ये जब ऊपर जाएगी स्पाइक, हम समझ जाएंगे हाँ भाई क्या आ गया, हमारे पास वो मिनिमम वोल्टेज आ चुका है कि जिस पर अब ये डिपॉजिट होना शुरू हो गया, डिफ्यूजन करंट मिलना शुरू हो गया। यानी कि दिस इज नॉट डिफ्यूजन करंट, ये नहीं है डिफ्यूजन करंट, टोटल करंट माइनस प्लस माइनस रेसिड्यूअल करंट, ये है डिफ्यूजन करंट। ये बहुत जरूरी था समझना, क्योंकि इल्कोविच इक्वेशन ये है, डिफ्यूजन करंट इज इक्वल टू इन्फ्रारेड धमाका। आया समझ में? इल्कोविच इक्वेशन शुरू कहां से होती है, डिफ्यूजन करंट इज इक्वल टू इन्फ्रारेड धमाका। तो डिफ्यूजन करंट क्या है, टोटल करंट माइनस रेसिड्यूअल करंट। ठीक है, फिर इसके बाद एक वक्त ऐसा आता है कि वोल्टेज इंक्रीज करने पर भी डिफ्यूजन करंट नहीं मिलता, मतलब कि कंसंट्रेशन जितनी थी तुम्हारे पास तुम्हारे एनालाइट की, वो सब क्या हो गई है, यूज, वो सब रिएक्शन वर्किंग इलेक्ट्रोड पे कर चुकी है अपना, सारी कंसंट्रेशन इस्तेमाल हो गई। अब इस करंट को जो अब तुम्हें मिल रहा है, इसको कहते हैं ये वाला, कि जिस पर तुम्हारी कंसंट्रेशन खत्म हो चुकी है, उसको क्या कहते हैं, लिमिटिंग करंट। इसने तुम्हारे प्रोसेस को लिमिट कर दिया, इस तरीके से याद करो। अब मजीद करंट नहीं मिल रहा डिफ्यूजन, ये लिमिटिंग करंट है। कौन सा करंट, ये वाला लिमिटिंग करंट। ठीक है, तो तुम्हें लिमिटिंग करंट मिल गया, उसमें से माइनस करके तुमने क्या, तो क्या मिल गया, डिफ्यूजन करंट। कहां से मिला, ग्राफ से मिला, यहां पुट कर दिया, डिफ्यूजन करंट तो ग्राफ से मिल गया। इल्कोविच इक्वेशन में देखते हैं और ज्यादा चीजें, इल्कोविच इक्वेशन में देखते हैं और ज्यादा चीजें। 607 कांस्टेंट है नंबर, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन द रिडॉक्स रिएक्शन। मैंने एग्जांपल किसकी दी है, मैंने एग्जांपल दी है +2, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, 2। अगर Cu+2 तो 2, अगर Zn+2 तो फिर भी 2। एक ही एग्जांपल देना, लिथियम +1 तो 1। इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हैं, कितना लॉस और गेन हो रहा है पर मोलर इक्विवेलेंट, तो वो यहां पर आ जाएगा n में, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको मैंने विस्कोसिटी ट्राई कर दिया n, ठीक है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। फिर आता है हमारे पास d, और d की पावर होती है हाफ। d होता है डिफ्यूजन कांस्टेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है m क्या है, मास ऑफ मरकरी ड्रॉप, मास ऑफ मरकरी ड्रॉप, इसकी पावर होती है 2/3। और फिर आता है हमारे पास t कौन होता है, टाइम होता है। वेरी गुड, खुद बोला तुम लोगों ने। और फिर हमारे पास आती है कंसंट्रेशन।
डिफ्यूजन करंट जो आपने ग्राफ से निकाल लिया, सारे कांस्टेंट हैं, टी तुम्हारे हाथ में है, एम तुम्हारे हाथ में है, डी कांस्टेंट है, 607 कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, सब तुम्हारे हाथ में है। क्या बचा पीछे? निकल गई। हाँ इसी बात है, सेपरेट हो जाएगा, मतलब जो भी है कैलकुलेट हो जाएगा, यानी कि एक अननोन बाकी सब नोन कैलकुलेट कर लोगे। आया समझ में? इस तरह कंसंट्रेशन, कोई मसला? ये कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट है, डिफ्यूजन कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू ना पूछो तो अच्छा है, ठीक है। दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर रुबीनास कोर्स। कोई मसला? इसकी न्यूमेरिकल नहीं देगी, नहीं इसके नुमाइकर है पीडीएफ में कोई नहीं, कोई मसला यहाँ तक? कोई मसला? ठीक है जी। एक चीज जो रह गई, ये था क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इस ग्राफ से क्वालिटेटिव एनालिसिस भी होता है, यानी ये जो तुम देख रहे हो वैल्यूज होंगी ना, बहुत सारी ई की, ई मतलब वोल्टेज की, सॉरी, बहुत सारी वैल्यूज हैं ई की। बिल्कुल मिडिल का पॉइंट आप लोगे इसका, तो जो इसको एक्स्ट्रापोलेट करके तुम्हारे पास जो एक्स एक्सिस पे वैल्यू आएगी वोल्टेज की, उसको हम कहते हैं ई हाफ, ई 1/2। इसको हम कहते हैं क्या? हाफ वेव पोटेंशियल। क्या कहते हैं इसको? हाफ वेव पोटेंशियल। ये हर आयन की कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होती है। ई हाफ क्या होती है? हाफ वेव पोटेंशियल। Fe+2 क्या ये वैल्यू अलग आएगी, कैल्शियम +2 का अलग आएगी, सोडियम +1 का अलग आएगा, लिथियम का। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया। ई हाफ इस्तेमाल होता है, ग्राफ से मिला ही हमको, ई हाफ इस्तेमाल होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस में, हाफ वेव पोटेंशियल। ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस यानी कि इल्कोविच इक्वेशन में इसका कोई काम नहीं है, ये हर आयन का अपना होता है। तो तुम्हारे पास ग्राफ होता है, अगर तुम्हारे पास सॉरी एक टेबल होता है, अगर तुम्हारे पास ई हाफ यानी हाफ वेव पोटेंशियल आता है, लेट सपोज 2.1, तो ये सोडियम मेटल है, सोडियम आयन है तुम्हारे पास। अगर तुम्हारा ई हाफ कुछ और आता है तो ये तुम्हारे पास कोई और आयन होगा, ये है। तो ये सिर्फ बस तुमको आइडेंटिफाई कर रहा है तुम्हारा आयन कौन सा है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में इस्तेमाल होता है हाफ वेव पोटेंशियल, जो कि